नमस्कार। मैराथन टेस्ट 04 में पुनः आपका स्वागत है। इस टेस्ट सीरीज की जो है सॉल्यूशन श्रृंखला में हम आपको लिए चलते हैं विज्ञान की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका, आर्यभट्ट के संबंध में असंगत तथ्य हैं। भारत का पहला प्रायोगिक सैटेलाइट आर्यभट्ट, ठीक है, जिसको 1975 के अंदर जो है लॉन्च किया गया। भारत का पहला प्रायोगिक सैटेलाइट, प्रायोगिक उपग्रह, उसके संबंध में कौन सा कथन असंगत है। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का ये पहला सैटेलाइट था, प्रथम सैटेलाइट, बिल्कुल सही है। आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया। आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया, सही कथन है। आर्यभट्ट को नासा के सहयोग से प्रक्षेपित किया गया, ये कोटेशन आपका गलत है। आर्यभट्ट को जो है रूस के सहयोग से प्रक्षेपित किया गया, ये कोटेशन गलत है। आर्यभट्ट को रूस के सहयोग से प्रक्षेपित किया गया। कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया। रूस द्वारा कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान से आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया। तो आर्यभट्ट को जो है रूस की सहायता से जो है प्रक्षेपित किया, ना कि नासा। नासा एक अंतरिक्ष एजेंसी है जो आपकी अमेरिका की है। नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा, 1958 के अंदर वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थापित हुई। 1958 में नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा, अमेरिका में स्थापित किया गया। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी। आर्यभट्ट का जो है प्रक्षेपण नासा ने नहीं करके रसिया ने किया था। रॉसकॉस्मोस एजेंसी रसिया की, उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल होता है। एक भू स्थिर उपग्रह का काल कितना होता है। ठीक है, तीन तरीके के सैटेलाइट काम करते हैं। एक लो अर्थ ऑर्बिट में काम करता है, एक मीडियम अर्थ ऑर्बिट में काम करता है, और एक आपका जो है जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में काम करता है। ठीक है, ये आपका 2000 किलोमीटर तक, 2000 किलोमीटर पृथ्वी के धरातल से, ये आपका 2000 से लेकर 36,000 किलोमीटर के बीच में, और ये आपका 36,000 किलोमीटर से ऊपर, 36,000 किलोमीटर से ऊपर जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, भूतुल्यकारी कक्षा। और उस भूतुल्यकारी कक्षा का एक प्रकार है भू स्थिर कक्षा। और जो भू स्थिर कक्षा के अंदर सैटेलाइट हैं उनका परिक्रमण काल होता है 24 आवर्स, 24 घंटे। डी इज राइट आंसर। एक भू स्थिर उपग्रह का काल होता है या परिक्रमण काल होता है आपका जो है 24 आवर्स, 24 घंटे। अगर कोई लियो कक्षा के अंदर सैटेलाइट घूम रहा है उस टाइम इसका परिक्रमण काल जो है 90 से लेकर 128 मिनट के बीच में होता है। अगर जो है मियो कक्षा में कोई सैटेलाइट घूम रहा है उस स्थिति में इसका 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का टाइम लगता है। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। और अगर कोई सैटेलाइट जियो कक्षा के अंदर रोटेशन कर रहा है, जियो कक्षा के अंदर, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट के अंदर अगर घूम रहा है, उस स्थिति में इसका जो परिक्रमण काल होता है 24 आवर्स होता है। तो आपका राइट आंसर हो गया 24 घंटे। भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल होता है 24 घंटे। लियो कक्षा में आपका जो है 90 से लेकर 128 मिनट। मियो कक्षा के अंदर मीडियम अर्थ ऑर्बिट में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। और अगर जियो कक्षा, जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में कोई परिक्रमण कर रहा है उस स्थिति में 24 आवर्स का टाइम लगता है, 24 घंटे का टाइम लगता है। और भू स्थिर कक्षा के अंदर रोटेशन होता है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला भू स्थितिक संचार उपग्रह जिसे 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना स्थित कोरू प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। भारत का पहला भू स्थितिक संचार उपग्रह जिसको फ्रेंच गुयाना के कोरू प्रक्षेपण केंद्र से आपका जो है प्रक्षेपित किया गया। भास्कर, स्टेफ, एप्पल, रोहिणी। तो जो है कौन सा सैटेलाइट है, एप्पल। एप्पल सैटेलाइट जिसका प्रक्षेपण आपके जो है फ्रेंच गुयाना के कोरू प्रक्षेपण केंद्र से किया गया। और ये जो है भारत का पहला संचार उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। एप्पल जो है भारत का पहला संचार उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट, और इसका जो है प्रक्षेपण किया था 1981।
19 जून 1981, 19 जून 1981 को जो है इसका प्रक्षेपण किया गया। भारत का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट फ्रेंच गुयाना के कोरू प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। नेक्स्ट है आपका, दिए गए मानचित्र में अंतरिक्ष इकाइयों की अवस्थिति 1 2 3 4 अंकित है। इन इकाइयों में नीचे दी गई सूची को सुमेलित करते हुए सही कूट का चयन करना है। ए में दे रखा आपका इसरो, बी में IIRS, सी में NRSC और डी में SEC। ठीक है, ये आपका जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग सेंटर है। दूसरा जो है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है NRSC। और जो है फोर्थ आपका है SEC। ठीक है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर आपको बताना है कौन सा कहाँ पर है। सबसे पहली बात, सबसे पहले आपको दे रखा इसरो, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, बेंगलुरु। और इसके अंदर बेंगलुरु कहाँ पर है? ये वो जो फोर्थ नंबर का पॉइंट दे रखा है ये आपका है बेंगलुरु, बेंगलुरु। उसके बाद में नेक्स्ट आपको दे रखा है IIRS, IIRS जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये आपका देहरादून में है, देहरादून, देहरादून। तो एक नंबर हो गया देहरादून। उसके बाद में जो NRSC है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, इसका जो मुख्यालय वो हैदराबाद में है, हैदराबाद। NRSC का मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद, तेलंगाना में। और लास्ट में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SEC, और SEC का जो मुख्यालय है ये अहमदाबाद में, अहमदाबाद। SEC का मुख्यालय अहमदाबाद में। ठीक है, तो IIRS आपका जो है देहरादून में हो गया, देहरादून इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग सेंटर। NRSC जो है हैदराबाद में हो गया, हैदराबाद। और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SEC अहमदाबाद में, हालांकि एक न्यू दिल्ली में भी है, एक अहमदाबाद में, दो सेंटर है इसके स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के। अब जो है इसको सम्मिलित करना है, पहले जो है आपको इसरो, इसरो जो है 4 नंबर पे दे रखा है, तो पहले में जो है फोर्थ, दो ऑप्शन में है, पहले में फोर्थ। उसके बाद में सेकंड आपका IIRS है, IIRS आपका देहरादून में है, ये एक नंबर में दे रखा है, तो आपका जो बी में हो गया फर्स्ट। ठीक है, फिर जो NRSC, NRSC कहाँ पर है? 3 नंबर पॉइंट पे है, हैदराबाद में है। और उसके बाद में आपका जो है बेंगलुरु, ये जो है डी दे रखा है, SEC सॉरी, अहमदाबाद में है, तो ये 2 नंबर पॉइंट हो गया, तो इसका आप जो है राइट ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, राइट आपका हो गया डी। ए में 4 हो गया, बी में जो है 1 हो गया, सी में आपका 3 हो गया, और डी में 2 हो गया। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। इसरो बेंगलुरु में है, IIRS आपका देहरादून में है, NRSC हैदराबाद में है, और इसके अलावा SEC स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में। ये हो गया किसका कहाँ पर सेंटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। GPS सैटेलाइट के बारे में सत्य कथन से संबंधित कूट का चयन कीजिए। GPS सैटेलाइट के बारे में जो है हमें राइट जो है कोटेशन लेना। GPS सैटेलाइट 20,200 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं, ये राइट कोटेशन है। GPS को जो है लगभग 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको जो है स्थापित किया जाता है। उसके बाद में GPS का फुल फॉर्म है, पूरा नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये भी सही है, GPS का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। उसके बाद में GPS सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में 1/15 सेकंड का समय लगता है, 1/15 सेकंड का समय लगता है, ये भी ठीक है। इसरो के उपग्रह गगन, इसरो के सैटेलाइट गगन का पूरा नाम GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन है। इसरो का एक सैटेलाइट गगन, इसका पूरा नाम है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ये जो है चारों कोटेशन राइट हैं, तो इसके अंदर जो है 1 2 3 और 4 ये जो है सारे राइट हैं। 1 2 4, इसमें 1 3 4 2 4 3 और 4, और इसमें दे रखा है इसका राइट जो है आपका डी हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सारे राइट। हमें क्या है सत्य कथन का चयन करना है।
तो जीपीएस सैटेलाइट 20,200 किलोमीटर की ऊंचाई पर फर्स्ट राइट है। जीपीएस का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम राइट है। जीपीएस को पृथ्वी तक पहुंचने में 1/15 सेकंड का समय लगता है, ये भी ठीक है। और इसरो का एक सैटेलाइट गगन जिसका पूरा नाम है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ सारे जो है राइट हो जाएंगे, इसमें सारे जो है राइट। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, रॉकेट तथा जेट प्लेन की उड़ान किसके सिद्धांत का व्यावहारिक अनुप्रयोग है। रॉकेट या जो है कि जो जेट विमान होते हैं, ये जो है रॉकेट या जो जेट विमान है, इनकी जो उड़ान है वो आपके संवेग संरक्षण नियम का पालन करती है। m1v1 इजिकल टू m2v2 संवेग संरक्षण सिद्धांत का पालन करती है। संवेग संरक्षण सिद्धांत का पालन, रेखीय संवेग संरक्षण का पालन करते हैं। रॉकेट, जेट प्लेन, प्रक्षेपण यान, ये जो है सारी संवेग संरक्षण नियम का पालन करते हैं। कहीं पर भी इसका जो है अगर संवेग हम मेजर करेंगे, मास इनटू वेलोसिटी जो है कैलकुलेट करेंगे, तो उस स्थिति में ये इक्वल आएगा। द्रव्यमान और जो है वेग का जो गुणनफल है वो हर स्थिति में बराबर आएगा। तो रॉकेट और जेट प्लेन, प्रक्षेपण यान, ये संवेग संरक्षण नियम का व्यवहारिक उदाहरण है, इनका पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से असंगत है, जो है असंगत तथ्य का चयन करना है। पहला है, अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की पहली महिला वैलेंटीना तेरेस्कोवा है, बिल्कुल सही है। ये जो है रसिया के हैं, वैलेंटीना तेरेस्कोवा रूस। उसके बाद में भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला हैं, बिल्कुल सही है। कोलंबिया शटल से 1997 के अंदर जो है कोलंबिया शटल से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा हैं, 1984 के अंदर 1984 में सोयूज T11 से अंतरिक्ष में गई। सोयूज T11 रसिया के सहयोग से इनको अंतरिक्ष में भेजा गया, रूस के सहयोग से। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जिनको आपके रूस के सहयोग से सोयूज T11 प्रक्षेपण यान से भेजा गया। उसके बाद में आपका जो है अगला ऑप्शन है, विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग। ये जो है गलत कोटेशन हो गया। विश्व के जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है, यूरी गागरिन। यूरी गागरिन विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले विश्व के पहले व्यक्ति। बज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग दो ऐसे व्यक्ति थे जो आपके चंद्रमा की धरती पर कदम रखा था। अमेरिका के हैं नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन। यहाँ पर जो हमें पूछा गया स्पेस के अंदर जाने वाले, तो स्पेस में जाने वाले रूस के थे यूरी गागरिन। रूस के व्यक्ति यूरी गागरिन, रूस ने भेजा था इनको अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति। तो ये आपका डी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, निम्न में से असंगत कथन का चयन कीजिए। निम्न में से जो है असंगत कथन का चयन करना है। गलत कथन हमें जो है चूज करना है। उपग्रह गगन को प्रक्षेपित करने का मुख्य उद्देश्य अचूक पथ प्रदर्शन उपलब्ध कराना। पथ प्रदर्शन जिसको बोलते हैं नेविगेशन। नेविगेशन, पथ प्रदर्शन या नेविगेशन। देखो हमने जो पिछले में बात की थी गगन, गगन का मतलब जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, जिसमें जीपीएस ऐड किया हुआ ऐसा सैटेलाइट है जो नेविगेशन में यूज होता है, गगन। ठीक है, तो इसका सही उद्देश्य है नेविगेशन उपलब्ध करवाना, बिल्कुल सही है पहला। दूसरा है, सौरमंडल के बाहर भेजा गया प्रथम अंतरिक्ष यान पायोनियर फर्स्ट हैं। ये आपका गलत कोटेशन हो गया। पहला जो है अंतरिक्ष यान जो सौरमंडल से बाहर गया था पायोनियर 10। पायोनियर 10 अंतरिक्ष से बाहर जाने वाला पहला सैटेलाइट पायोनियर 10। विक्रम एस भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित रॉकेट है। विक्रम एस भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित आपका रॉकेट है। उसके बाद में 11 जुलाई 2021 को भारतवंशी श्रीसा बांदला ने स्पेस कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के अंतरिक्ष यान में यात्रा की। भारतवंशी जो है श्रीसा बांदला 11 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला हैं जो आपकी कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के अंदर स्पेस में भेजी गई। तो ये राइट है, इसका जो है सही आंसर हो गया। असंगत कौन सा है, बी। सौरमंडल में के बाहर भेजा गया प्रथम अंतरिक्ष यान पायोनियर 10 है, न कि 1। ये तो बी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, सुमेलित करना है। एक तरफ आपको जो है नौवहन उपग्रह तंत्र दे रखा है, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम दे रखा है।
एक साइड में नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, दूसरी साइड में आपको जो है संबंधित देश के बारे में दे रखा है। पहला है आपका QZSS, QZSS जिसको जो है QZSS इसको बोला जाता है क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम, क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम, क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम ये जापान का है। क्वासी जेनिथ जो सैटेलाइट सिस्टम है कहाँ का है? जापान का। फर्स्ट के अंदर जो है हो गया 2, ए में आपका हो गया 2, दो ऑप्शन के अंदर जो है 2 दे रखा है। उसके बाद में देखते हैं IRNS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बी के अंदर हो गया आपका 3, तो जो है बी में ये 3 और ए में आपका जो है 2। उसके बाद में बेईदो, बेईदो जो है चाइना का है और जो जीपीएस है ये आपका यूएसए का है, जीपीएस है ये यूएसए का है। तो इस स्थिति में ए में आपका जो है 2 हो गया और फिर जो है बी के अंदर 3 हो गया, फिर सी के अंदर जो है 4 हो गया और जीपीएस यूएसए का है तो उस स्थिति में जो है क्या हो गया? ए हो गया। तो सी राइट आंसर हो गया। थर्ड फिर जो है सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, ये आपका जो है सी इज द राइट आंसर। ये एक तरफ आपको जो है यहाँ पे जो है नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के बारे में और उनके नाम दे रखे कि किस देश के नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का क्या नाम है। QZSS जापान का है, इंडियन जो है रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भारत का है, बेईदो चाइना का है और जो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS यूएसए का है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से असंगत कथन का चयन करना है, इसमें से असंगत कथन, गलत कथन का चयन करना है। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह थर्मोस्फीयर में स्थापित किए जाते हैं। मानव द्वारा बनाए गए जो सैटेलाइट हैं इनको थर्मोस्फीयर के अंदर आयन मंडल में छोड़े जाते हैं। बिल्कुल सही है, इनको थर्मोस्फीयर या आयन मंडल में छोड़ा जाता है। हालांकि थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, संचार उपग्रह, इनको बहिर्मंडल में भी छोड़ते हैं। तो संचार उपग्रह हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इनको एक्सोस्फीयर बहिर्मंडल में भी छोड़ा जाता है। लेकिन नॉर्मली अगर जो है जनरली पूछा जाए, मानव द्वारा बनाए गए सारे सैटेलाइट थर्मोस्फीयर आयन मंडल में छोड़े जाते हैं। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सैटेलाइट में सूक्ष्म तरंगें यूज की जाती हैं, सैटेलाइट के अंदर माइक्रोवेव यूज करते हैं, ये भी सही है। सैटेलाइट के अंदर जो है माइक्रोवेव या सूक्ष्म तरंगें काम में ली जाती हैं। सी है ग्राम सेट सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का एक प्रकार है। ये आपका जो है गलत कोटेशन हो गया, ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट नहीं है। ग्राम सेट इज ए द कम्युनिकेशन सैटेलाइट, संचार उपग्रह। ग्राम सेट कैसा उपग्रह है? संचार उपग्रह, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट नहीं है। तो सी राइट आंसर हो गया। डी आपका है भारत का पहला जी सेट 18 अप्रैल 2001 को GSLV मार्क फर्स्ट D2 द्वारा श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया। बिल्कुल सही है, भारत का पहला ग्राम सेट, यही ग्राम सेट या फिर जी सेट, ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या ग्राम सेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको 18 अप्रैल 2001 में सबसे पहले GSLV मार्क फर्स्ट D2 की सहायता से प्रक्षेपित किया गया। ये तो ये राइट आंसर हो गया आपका। सी गलत है, ग्राम सेट उपग्रह रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट नहीं है, ये आपका संचार उपग्रह है, ये ध्यान रखना। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका चंद्रयान 2 के बारे में असंगत तथ्य हमें बताना है। चंद्रयान 2 के बारे में जो है असंगत कथन का चयन करना है। पहला है 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। बिल्कुल सही है, 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको प्रक्षेपित किया गया। उसके बाद में PSLV C-32 का प्रक्षेपण यान इसमें यूज किया गया। इसमें जो प्रक्षेपण यान था वो GSLV था, GSLV मार्क 3 MK3, GSLV मार्क 3 और M1 प्रक्षेपण यान का नाम था GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसमें यूज किया गया, न कि आपका PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो है 32 यूज नहीं किया गया। गलत कोटेशन हो गया, ये सही है, यानी कि 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण किया गया। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम विक्रम रखा गया। बिल्कुल सही है। और चंद्रयान 2 ऑर्बिटर्स ने
चांद की सतह पर मौजूद साराभाई क्रेटर की एक तस्वीर भेजी थी। ये भी राइट आपका जो है कोटेशन है। तो इसका जो है असंगत कथन हो गया बी। PSLV C-32 की सहायता से इसको प्रक्षेपित नहीं किया था। इसके लिए प्रक्षेपण यान GSLV मार्क 3 M1, GSLV M3 और M1, GSLV M3 M1 से प्रक्षेपण किया था, न कि PSLV की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई? 1 अगस्त 1969, 10 अगस्त 1966, 12 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन, 15 अगस्त के दिन इसरो की स्थापना हुई। हालांकि 1962 के अंदर एक कमेटी बनाई इनको स्पार का गठन किया गया। इनको स्पार इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च की स्थापना 1962 के अंदर हुई और इस कमेटी की अध्यक्षता करी डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई ने। भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के जनक कहलाते हैं, फादर ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई ये भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के फादर कहलाते, जनक कहलाते हैं। इनकी अध्यक्षता में 1962 में एक कमेटी बनी और वही जो 1962 के अंदर गठित इनको स्पार कमेटी ही 15 अगस्त 1969 को इसरो का रूप ले लेती है। इंडियन आपका जो है स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 को बन जाता है इसरो का। और इसरो के पहले अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई को ही बनाया जाता है। जो इस कमेटी के अध्यक्ष थे वही इसरो के अध्यक्ष बनते। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक भारी रॉकेट तथा बाहुबली के नाम से जाना जाता है? PSLV C-36, RLV-TD, GSLV MK3 और PSLV XL। इसमें हमें ध्यान रखना है बाहुबली या भारी रॉकेट के नाम से जाना जाता है GSLV मार्क 3, GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल MK3, इसको बोला जाता है बाहुबली रॉकेट या जो है भारी रॉकेट, बाहुबली के नाम से जाना जाता है GSLV MK3 मार्क 3। आपका सी राइट आंसर हो गया GSLV मार्क 3। IRNSS का पूरा नाम है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। आपका जो है इसमें पहला इंडियन नेशनल न्यूमेरिक सिलेक्शन सिस्टम, दूसरा है इंडियन रोटेशनल नोडल स्टेशनरी सिस्टम, सी है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। आपका राइट आंसर सी हो गया इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, सी राइट आंसर हो गया इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये जो है पूरा नाम है IRNSS का। अगला है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में ही है, आपका VSSC त्रिवेंद्रम में है। उसके बाद में UR राव उपग्रह केंद्र UR राव स्पेस सेंटर बेंगलुरु में है, बिल्कुल सही है, ये भी कर्नाटक बेंगलुरु में है। उसके बाद में राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC का जो मुख्यालय है ये हैदराबाद में है, देहरादून में नहीं है। ये दो राइट हो गए, इसका मुख्यालय हैदराबाद में है, हैदराबाद में है। और नेक्स्ट आपका है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जो है देहरादून में, ना कि हैदराबाद, देहरादून। ये दोनों ही जो है इसमें गलत दे रखे हैं, का जो है थर्ड और फोर्थ दोनों ही गलत दे रखे हैं और दो सही है, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड आपका गलत है और फोर्थ भी गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से कौन से युग्म सुमेलित है? कितने युग्म सुमेलित है? फर्स्ट और सेकंड सुमेलित है, बिल्कुल सही है। हमें जो है बताना कि कौन से सुमेलित है, तो फर्स्ट और सेकंड आपके सुमेलित हैं। फर्स्ट आपका VSSC तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम केरल के अंदर है। इसको पहले थोम्बा इक्वेटोरियल जो है सेंटर बोलते थे, स्पेस सेंटर, अभी जो है इसको VSSC के नाम से जाना जाता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरला में है। सेकंड आपका UR राव, इसको सैटेलाइट मैन के नाम से जाना जाता है। उडुपी रामचंद्रन राव, UR राव को सैटेलाइट मैन के नाम से जाना जाता है। और जो है UR राव आपका जो सेंटर है बेंगलुरु में है, जहाँ सैटेलाइट बनते हैं। यहाँ पे जो VSSC है यहाँ प्रक्षेपण यान बनते हैं।
NRSC जहाँ पर डेटा कलेक्ट किया जाता है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जिसका मुख्यालय आपका हैदराबाद में है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग आपका जो संस्थान है ये कहाँ पर है, ये देहरादून में है। तो 2 कोटेशन यहाँ गलत हो गई, फर्स्ट और जो है सेकंड सही है। नेक्स्ट है ASLV का पूरा नाम। सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये फर्स्ट पीढ़ी का है ना, आपका जो है 1979 से लेकर 1987 तक। 1987 के अंदर जो है हमने क्या किया, दूसरी पीढ़ी के प्रक्षेपण यान लेके आए, और जो है ये 1994 तक रहा, जिसका नाम है ASLV। ASLV ASLV 1987 से लेकर 1994 तक सेकंड जो है पीढ़ी की सेकंड जनरेशन के प्रक्षेपण यान है ASLV। इसके अंदर जो है जैसे हमने क्या किया, जो SLV थी सैटेलाइट, इसके अंदर जो है 4 स्टेप थे, सॉलिड फ्यूल काम में लेते थे, 4 स्टेप सॉलिड फ्यूल। जो ASLV थे उसके अंदर जो है हमने 5 स्टेज बना दिया गया इनको, और सॉलिड फ्यूल यूज किया गया। 5 स्टेज में प्रक्षेपण यान है जिसमें हमने सॉलिड फ्यूल काम में लिया गया ASLV। इसका पूरा नाम है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, हिंदी में कहें तो संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान। संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान, उपग्रह प्रक्षेपण यान, संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ASLV का पूरा नाम। दूसरी पीढ़ी की सैटेलाइट है ASLV। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गगन इसरो का एक उपग्रह है का पूर्ण प्रपत्र है। गगन का पूरा नाम जो है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ठीक है, पहला है GIS एडेड, आपका जो जियो ऑगमेंटेड नेटवर्क नहीं है, ये गलत है। सेकंड है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, आपका बी राइट आंसर हो गया, GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। तो हमें ध्यान रखना है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन गगन का पूरा नाम है। गगन नेविगेशन का एक सैटेलाइट है गगन, जिसका पूरा नाम है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वही आपका जो है, सॉरी, आपका जो है क्वेश्चन है प्रक्षेपण उपग्रह प्रक्षेपण यान 3SLV, और उसके बाद में ASLV, PSLV, GSLV, और इन्हें जो है इधर इस साइड में हमें जो है सुमेलित करना है। चंद्रयान फर्स्ट के बारे में बताना है, रोहिणी के बारे में बताना है, उसके बाद में जो है SROSST के बारे में बताना है, और एजिसेट के बारे में बताना। हमें सुमेलित करना है कि कौन से सैटेलाइट किस प्रक्षेपण यान से भेजे गए। हमारा जो है पहला भारत का सैटेलाइट जिसको भारत के ही प्रक्षेपण यान और भारत के ही प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया, रोहिणी। और रोहिणी को हमने जो है प्रक्षेपित किया था SLV-3। SLV-3 से रोहिणी का प्रक्षेपण किया गया। इस स्थिति में फर्स्ट के अंदर जो आपका हो गया सेकंड, फर्स्ट में हो गया 2, फर्स्ट के अंदर जो है 2 हो गया। उसके बाद में आपका ASLV, और ASLV की सहायता से SROSST को प्रक्षेपण किया गया। तो इसकी स्थिति में बी में आपका हो गया थर्ड, बी में आ गया थर्ड। उसके बाद में PSLV ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, और PSLV की सहायता से हमने चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण किया गया। PSLV C11, PSLV की 11वीं उड़ान थी PSLV C11, इसकी सहायता से चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण किया गया। इस स्थिति में आपका जो है सी में हो गया फर्स्ट, सी के अंदर आ गया फर्स्ट। और फिर आपका है GSLV की सहायता से, क्योंकि GSLV की सहायता से हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट का प्रक्षेपण करते हैं, और जो संचार उपग्रह के अंदर जो है आपका एड्यूसेट, एड्यूसेट दूरस्थ शिक्षा का सैटेलाइट है, जो आपकी क्रॉसपोडेंस एजुकेशन दूरस्थ शिक्षा, इसमें यूज होने वाला सैटेलाइट। दूरस्थ शिक्षा में एजुसेट यूज किया जाता है, और जो GSLV की सहायता से प्रक्षेपित किया जाता है, तो GSLV की सहायता से प्रक्षेपित किया गया। इस स्थिति में फर्स्ट के अंदर आपका सेकंड हो गया 2, आपके बी में जो है थर्ड हो गया, फिर जो है सी के अंदर फर्स्ट, और डी के अंदर जो है फोर्थ। तो राइट आंसर जो है आपका डी हो गया, डी राइट आंसर हो गया ये वाला। इसके अंदर जो है सेकंड है।
सेकंड है, फिर जो है थर्ड है, उसके बाद में फर्स्ट है, उसके बाद में फोर्थ है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। जो फर्स्ट इसमें सेकंड, और बी में इसमें थर्ड, और सी में फर्स्ट, और डी में फोर्थ। तो डी आपका राइट आंसर हो गया। डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका रिपीट हो गया, सेम क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। वैश्विक कवरेज के लिए न्यूनतम कितने क्रियाशील अंतरिक्ष यान आवश्यक हैं? हमें जो अगर वैश्विक कवरेज करना है 360 डिग्री पर, उस स्थिति में आपको 120 डिग्री पर, 120 डिग्री के एंगल पर 3 सैटेलाइट लगाने होंगे। 3 सैटेलाइट की हमें जरूरत हो रहेगी 360 डिग्री का जो एंगल है इसको कवर करने के लिए। 360 डिग्री के एंगल को कवर करने के लिए वैश्विक कवरेज के लिए, ग्लोबल जो है कवरेज के लिए, हमें 3 सैटेलाइट को 120 डिग्री के एंगल पर लगाना होगा। 300 जो है 60 डिग्री को कवर करना है। उस स्थिति में हमें जो है कितने सैटेलाइट की जरूरत रहेगी? इस स्थिति में हमें जो है 3 सैटेलाइट की आवश्यकता रहेगी। ये 3 सैटेलाइट हैं जो वैश्विक कवरेज कर सकते हैं पूरा। 3 सैटेलाइट को लगाना होगा 120 डिग्री के एंगल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें राइट आंसर हो गया 3 सैटेलाइट, 3 सैटेलाइट। उसके बाद में इसरो के बारे में सही कथन का चयन करना है। इसरो द्वारा पहले भारतीय उपग्रह का निर्माण किया गया और इसे 1975 में यूएसए द्वारा प्रक्षेपित किया गया। 1975 के अंदर भारत ने एक आपका सैटेलाइट बनाया आर्यभट्ट, और इसको रूस की सहायता से प्रक्षेपित किया गया। रूस के अंदर जो है कॉस्मोस 3M, इसकी सहायता से आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया 19 अप्रैल 19 आपकी 75 के अंदर। 19 अप्रैल 1975 के अंदर जो है प्रक्षेपण किया आर्यभट्ट का कॉस्मोस 3M। कॉस्मोस 3M की सहायता से प्रक्षेपित किया गया, रूस की सहायता से, ना कि यहाँ पे दे रखा यूएसए की सहायता से, तो गलत कथन है पहला। सेकंड है, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन इसरो की एक विपणन शाखा है। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन ये जो है पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है। पब्लिक सेक्टर यूनिट पीएसयू है इसरो की पब्लिक सेक्टर यूनिट आपकी जो एंट्रिक्स कॉरपोरेशन है, और ये मार्केटिंग और जो कमर्शियल का काम करती है, विपणन और वाणिज्य काम करती है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की जो कंपनीज है उनके लिए जो है मार्केटिंग का काम करती है, वाणिज्य काम करती है, साथ में जो विपणन का काम भी करती है। तो सही है एंट्रिक्स कॉरपोरेशन। इसके अलावा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL एक और पीएसयू है। NSIL ये जो है विभिन्न प्रकार की जो निजी कंपनीज है उनको सैटेलाइट की क्षमता वर्धन का कार्य करती है, सैटेलाइट के अंदर क्षमता वर्धन का काम करती है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो दो हमारी जो है पीएसयू है, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये बिल्कुल सही है, ये मार्केटिंग ब्रांच है, इसकी मार्केटिंग की शाखा है, विपणन शाखा है। इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हासन कर्नाटक में है। हासन कर्नाटक में, ये बिल्कुल सही है। इसरो की जो है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी सेंटर दो जगह पर है, एक हासन कर्नाटक में है, दूसरा भोपाल जो है आपका मध्य प्रदेश में है। तो ये भी आपका जो है राइट क्वेश्चन है। 3 और जो है 2 सही है, 1 गलत है। उस स्थिति में 2 और 3 सही है, केवल 2 और 3 बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह से लगभग इस ऊंचाई पर एक भू स्थिर उपग्रह को स्थापित किया जाता है। भू स्थिर उपग्रह या जो आपकी GSLV प्रक्षेपण जो यान होता है उसकी सहायता से जियो कक्षा में लॉन्च किया जाता है, जियो कक्षा के अंदर छोड़ा जाता है। और जियो कक्षा का ये एक प्रकार है भू स्थिर कक्षा, और भू स्थिर कक्षा के अंदर अगर कोई सैटेलाइट रोटेट करता है, परिक्रमण करता है, तो पृथ्वी के सापेक्ष हमें जो स्थिर प्रतीत होता है। हमें लगता है कि भू स्थिर कक्षा के अंदर कोई सैटेलाइट पृथ्वी के सापेक्ष देखा जाए तो वो जो है स्थिर नजर आएगा, स्टेबल नजर आएगा। तो यहाँ पे जो है इसको हम जो जियो कक्षा होती है वो 36,000 किलोमीटर से ऊपर होती है। हम पिछले सेशन में बात कर चुके हैं कि जो है लियो कक्षा आपकी 2000 किलोमीटर तक, 2000 से लेकर 36,000 किलोमीटर के बीच में मीडियम अर्थ ऑर्बिट मियो कक्षा, और उसके ऊपर 36,000 किलोमीटर के बाद में जियो कक्षा। तो राइट आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर से ऊपर पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 की जो ऊंचाई है वहां पर भू स्थिर जो उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, वो स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
आदित्य L1 के बारे में असत्य कथन का जो है चयन करना है। आदित्य L1 के बारे में, ये सूर्य का अध्ययन करने हेतु मिशन है, बिल्कुल सही है। लैग्रांजियन पॉइंट हेलो ऑर्बिट पर प्रक्षेपित किया गया। जैसे ये आपका जो है सन है, सूर्य है, और जैसे यहाँ इसकी ये हेलो ऑर्बिट है, ये पृथ्वी है। उस स्थिति में जहाँ पर इनकी जो है ग्रेविटी बैलेंस हो जाती है, उसको लैग्रेंजियन पॉइंट L1 कहा जाता है। ठीक है, तो लैग्रेंजियन पॉइंट हेलो ऑर्बिट या प्रभा मंडल बोलते हैं, पर प्रक्षेपित किया गया, बिल्कुल सही है। और फिर जो है PSLV-C 58 से प्रक्षेपित किया गया। यहाँ इसमें PSLV-C 57 यूज किया गया, ना कि 58। तो ये आपका जो है गलत कोटेशन है। 2 सितंबर 2023 को इसको प्रक्षेपित किया गया, 2 सितंबर 2023 को सही है। ये आपका सी जो है गलत हो गया। PSLV-C 57 की सहायता से इसको प्रक्षेपित किया गया। PSLV की 57वीं उड़ान थी, न कि 58वीं। तो हमें ध्यान रखना है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल की कौन सी उड़ान थी, कि 57वीं उड़ान, न कि 58वीं। सूर्य के अध्ययन हेतु है। सूर्य के जो विभिन्न प्रकार के उत्सर्जित कण हैं उनका अध्ययन करेगा। वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनका अध्ययन किया जाएगा। और जो है सूर्य के कोरोना, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, इनका अध्ययन करेगा आदित्य L1। ठीक है, तो सूर्य के कोरोना, आपके फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, इनका अध्ययन करेगा। वहाँ पर सूर्य द्वारा उत्सर्जित विभिन्न कणों का अध्ययन करेगा। और वहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, उसका अध्ययन करेगा आदित्य L1। यानी कि 2 सितंबर 2023 को सफल प्रक्षेपण किया गया सूर्य के अध्ययन हेतु, PSLV-C 57। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न भू कक्षा में सैटेलाइट का परिक्रमण काल होता है। लियो कक्षा के अंदर हमें कोई सैटेलाइट लॉन्च करना है, उस स्थिति में उसका परिक्रमण काल होगा, एक रोटेशन पूरा करेगा 90 से लेकर 128 मिनट। ए इज द राइट आंसर, 90 से लेकर 128 मिनट। नेक्स्ट है आपका, PSLV के बारे में कौन सा असत्य कथन है। PSLV तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है, बिल्कुल सही है, क्योंकि पहली पीढ़ी का जो SLV है, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। दूसरी पीढ़ी का आपका जो ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, ASLV। और तीसरी पीढ़ी का पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। पहला कथन सही है। ये जो है 1994 के अंदर जो है शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। PSLV तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। उसके बाद में इसका उपयोग 1994 से किया गया जा रहा है, बिल्कुल सही है। 1994 से यूज हो रहा है। इसमें 4 स्टेज प्रणोदक का प्रयोग हो रहा है। ये जो सैटेलाइट हैं, इसके अंदर जो है 4 स्टेज प्रणोदक हम यूज कर रहे हैं। इसके अंदर जो है 4 स्टेज प्रणोदक यूज हो रहा है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड। इस प्रकार से फ्यूल इसमें काम में आ रहा है। सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड लिक्विड टाइप के फ्यूल यूज हो रहे हैं। 4 स्टेप जो है प्रणोदक यान है, ये भी सही है। और इसमें 3 स्ट्रेप ऑन बूस्टर्स का उपयोग किया जाता है। ये आपका जो है गलत कोटेशन है। इसके अंदर जो है 3 स्टेप ऑन बूस्टर्स का यूज नहीं किया जाता है। इसके अंदर जो है 6 स्ट्रेप ऑन बूस्टर्स का यूज किया जाता है, ना कि 3 स्ट्रेप। 6 स्ट्रेप ऑन बूस्टर्स यूज किया जाता है, 3 स्टेप आपका गलत हो गया। तो डी इज द राइट आंसर। PSLV के बारे में असत्य कथन है, 3 स्टेप ना होके 6 स्ट्रेप ऑन बूस्टर्स का उपयोग किया जाता है।